नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही तीसरे फेज की कैंपेनिंग का सियासी पारा बढ़ गया। सेकंड फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर करीब 61% वोट पड़े। सबसे ज्यादा पोलिंग त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हुई, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कम वोट पड़े। लेकिन आज उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा जो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के युग में लौटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पूरी तरह सही ठहराया। इसके खिलाफ सारी पिटीशन रद्द कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी। वीवीपैट से 100% मैचिंग की भी जरूरत नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद अगर कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को कोई शक होता है तो वो चुनाव आयोग से अपील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को सिंबल स्टोरिंग यूनिट रिजल्ट आने के 45 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर पूरी तरह विराम लगा दिया। अब इस पर ईवीएम का विरोध करने वाले क्या कहते हैं और आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। आज तीसरे फेज की कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन सा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह पुराना वीडियो कैसे मुद्दा बन गया। इस वीडियो में मनमोहन सिंह ने एक्सप्लेन किया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का क्यों होना चाहिए, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कैसे हमला किया और सफाई में कांग्रेस ने क्या कहा। राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि अब मोदी किसी दिन रो पड़ेंगे, और योगी ने आज गौकशी और पिंक रिवॉल्यूशन के मुद्दे पर कांग्रेस पर किस तरह हमला किया। ममता ने मोदी को लोकतंत्र का दुश्मन क्यों बताया। इन सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अदालत ने क्या कहा और इस पर कैसे सियासत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। अब बैलेट पेपर के जमाने में लौटने की बात किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। चुनाव के बीच चुनाव प्रक्रिया पर बेवजह संदेह पैदा करना ठीक नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम के केस में 2 फैसले दिए। पहला यह कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने या फिर वीवीपैट के साथ 100% मिलान की मांग को सिरे से खारिज किया जाता है, और दूसरा संदेह की स्थिति में जांच का रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कैंडिडेट्स के सिंबल लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम की सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए और चुनाव के नतीजे आने के बाद कम से कम 45 दिनों तक सिंबल स्टोर यूनिट को सुरक्षित रखा जाए। अगर हारने वाले कैंडिडेट को नतीजे पर ऐतराज है तो वो 7 दिन के भीतर चुनाव आयोग से जांच की मांग कर सकता है। चुनाव आयोग एक्सपर्ट से वोटिंग मशीनों की जांच कराएगा। मशीनों की जांच का खर्चा कैंडिडेट को देना होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यह चुनावी मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर करारा हमला किया। मोदी ने कहा विरोधी दलों के नेताओं ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में शक पैदा करने का पाप किया है। इंडिया अलायंस के लोग चाहते थे देश फिर उसी अंधकार के युग में लौट जाए जब बूथ कैप्चर होते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने विरोधी दलों को गहरा झटका दिया है। मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब वापस नहीं आएगा। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है
कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे थे, कई साल से कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने ईवीएम के खिलाफ विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय सिंह की लीडरशिप में दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पिटीशन से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा वीवीपैट मिलान करने की मांग करने का अभियान आगे भी चलाती रहेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कहा कि अगर सब कुछ सही है तो चुनाव आयोग 11 महीने से विपक्षी दलों को वीवीपैट पर बातचीत के लिए मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहा। 11 महीने से इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं। और हमारी क्या मांग है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग करा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग पर है। अगर 140 करोड़ की जनता में एक व्यक्ति के मन में भी अपने वोट को लेकर संशय होता है, उस संशय को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं हमें 10 मिनट का वक्त दे रहा है? असलियत यह है कि चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। विपक्ष आपसे 10 महीने 11 महीने से टाइम मांग रहा है, आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, दूसरे चरण का मतदान आ जाए। चुनाव आयोग देना टाइम। चुनाव आयोग क्या करने के लिए है? निष्पक्षता तो ऐसी है कि जहरीला बयान मोदी जी का आएगा, नोटिस नड्डा जी को दिया जाएगा। कोई सेरेलैक के छोटे से बेबी है मोदी जी सुई मुई की, उनको दे देंगे तो बेचारे कुमला जाएंगे। यह निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, किसी कैंडिडेट को अपनी हार पर संदेह हो तो वो जांच की मांग कर सकता है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि इस बार 2 राउंड के चुनाव पहले ही हो गए थे और चुनाव के बीच में ईवीएम पर रोक नहीं लग सकती थी, लेकिन विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट डलने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। लगता है अखिलेश यादव ने ईवीएम का फैसला पढ़ने से पहले ही इस तरह से रिएक्ट कर दिया, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने उठाई, जो सवाल उन्होंने, जो शक उन्होंने जाहिर किए, उन सब का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों वीवीपैट की पर्चियों के 100% गिनती का विरोध कर रहे हैं, उससे शक पैदा होता है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं।
आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो उसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझदारी का फैसला है, देश को आगे ले जाने वाला फैसला है, लोकतंत्र की लाज बचाने वाला फैसला है। मैंने पिछले 47 साल में चुनावों को बहुत करीब से देखा है। उस वक्त चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी, बम फोड़े जाते थे। जब मैं रिपोर्टर बना तो चुनावों में सबसे बड़ी खबर यह होती थी कहां किसने कितने बूथ कैप्चर किए। आज के जमाने के लोगों को शायद यह मालूम ही नहीं होगा कि बूथ लूटना क्या होता है। गुंडे बदमाश पोलिंग बूथ में आते थे, वोटर्स को भगा देते थे, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार का ठप्पा मारकर डिब्बा सील करवा देते थे। यह बूथ लूटना, यह बूथ कैप्चरिंग सिर्फ इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं होती थी, इससे बाहुबली उम्मीदवारों का रास्ता खुलता था। पहले वो लाठी बंदूक के दम पर दूसरों के लिए बूथ लुटवाते थे, फिर कुछ साल बाद अपने लिए बूथ लूटते थे और पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंच जाते थे। जब ईवीएम मशीन आई तो ये गुंडागर्दी, ये वोट की लूट बंद हुई। ईवीएम की मशीन कांग्रेस के जमाने में आई थी, लेकिन इसमें गड़बड़ के इल्जाम कांग्रेस ने ही मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगाने शुरू किए। जब राहुल गांधी जैसे नेता ईवीएम में गड़बड़ के आरोप लगाते हैं, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे वकील इस पर सवाल उठाते हैं, तो हैरानी होती है, क्योंकि ईवीएम की अहमियत सब जानते हैं। वो जानते हैं कि ईवीएम ने हमारी चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया है, सेफ बनाया है। मुझे लगता है जिन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए अब उन्हें अकल आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर विचार करने के बाद फैसला दिया है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम से वोटिंग सेफ है, सिक्योर है, इसकी हैकिंग नहीं हो सकती। ये ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए करारा जवाब है। कुल मिलाकर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी चुनाव व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और पुख्ता करेगा, साथ ही इससे हमारे लोकतंत्र को और सशक्त और वाइब्रेंट बनाने में मदद मिलेगी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय दिवस है, जीत का दिन है और हर देशवासी को इस दिन पर गर्व होना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में दावा कर रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, मोदी कांप रहे हैं और पता नहीं कब चुनावी सभाओं में रोते दिखाई दें। आज कर्नाटक की रैली में राहुल ने कहा, अब नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करेंगे, इमोशन होने का नाटक करेंगे, लेकिन लोगों को इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि मोदी अमीरों के लिए काम करते हैं और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गरीबों को भागीदारी मिलेगी। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। हिंदुस्तान में
तीन चार बड़े मुद्दे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है, अरबपति बना दिए। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। खत्म। राहुल गांधी हमेशा इस तरह की छोटी बातें करते हैं। हर इलेक्शन में कहते हैं वो घबरा गया, वो डर गया, उसका मुंह तर गया, वो भाग जाएगा, वो रोने लगेगा। अब ऐसी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। ऐसी बातें तो स्कूल के बच्चे करते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है तो मोदी ज्यादातर रैलियों में पाकिस्तान और चीन की बात नहीं करते। वो हर रैली में अपने 10 साल के काम गिनाते हैं। महंगाई, गरीबी और देश के संसाधनों पर किसका हक हो, इस पर जमकर बोलते हैं। और आजकल कांग्रेस के नेता इस बात से काफी परेशान हैं कि मोदी आर्थिक संसाधनों पर हक की बात क्यों कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज और उसमें भी खास तौर पर मुसलमानों का है। ये दूसरा वीडियो है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आज मनमोहन सिंह के इसी बयान का जिक्र कई बार किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस की अपीजमेंट की रणनीति पुरानी है। कांग्रेस लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, उसे छीनकर अपने चहेतों को देना चाहती है। मनमोहन सिंह ने यही बात कही थी जिसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। मोदी ने कहा कि वो कांग्रेस की सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं तो अपोजिशन के नेता आग बबूला हो रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। अब मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान सुनवाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों का है। उस वक्त मनमोहन सिंह का यह बयान बड़ी खबर बना था। बीजेपी ने इसका विरोध किया था और करीब 2.5 साल बाद 2009 के इलेक्शन में फिर यह इशू उठा। अप्रैल 2009 में मनमोहन सिंह से फिर इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही बात दोहराई, डिटेल में बताया। उन्होंने जो कहा था वो उस पर कायम है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. चूंकि मनमोहन सिंह का यह वीडियो जेपी नड्डा ने पोस्ट किया तो कांग्रेस ने नड्डा पर झूठ बोलकर चुनाव के दौरान वोट पोलराइज करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। जयराम रमेश ने कहा मनमोहन सिंह की बातों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने मुसलमानों की नहीं, सभी अल्पसंख्यकों की बात कही थी। जयराम ने कहा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, इसीलिए अब बीजेपी के नेता कैंपेन को कम्युनल कलर दे रहे हैं। मैं हमेशा ये मानकर चल रहा था कि जेपी नड्डा साहब का पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा जी। वो एक हमारे देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पर लगता है प्रधानमंत्री की हवा उनको लग गई है और वो झूठ प्रचार नड्डा बन गए। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक भाषण निकाला है, वीडियो, जो मनमोहन सिंह जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद को 9 दिसंबर 2006 को दिया था और उस भाषण का उन्होंने गलत अर्थ निकालने की पूरी प्रयास किए। मनमोहन सिंह जी ने एक दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर 2006 को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि उन्होंने जो भाषण में कहा था यही मतलब था कि विकास का जो फल है, विकास का जो फायदा है, आर्थिक विकास का फायदा, वो प्राथमिकता हमें देनी चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं के। असली बात यह है कि बीजेपी भोकलाई हुई है, परेशानी में है। वो जानते हैं दक्षिण भारत में साफ और उत्तर और मध्य भारत में हाफ, इसलिए पुराने मुद्दे को जो जिस पर स्पष्टीकरण बार बार दिया गया है उसी को दोहरा रहे हैं। उनकी एक ही रणनीति है जो 35 दिन बाकी है, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। इस ध्रुवीकरण को हिंदू और मुसलमान के वोट की राजनीति को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है और बीजेपी ने हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट पाने पर ज्यादा तवज्जो दी है। ये ना कोई सीक्रेट है, ना कोई नई बात है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था और इसी तरह बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, कन्विंसिंग तरीके से जीते, राज्यों में भी लगातार कांग्रेस की हार हुई, तो कांग्रेस ने रणनीति बदली। मुसलमानों को खुश रखने का काम चुपचाप होने लगा। जनेऊ और शिव भक्त होने की बात सरफेस पर होने लगी। ये देश की और कांग्रेस की राजनीतिक सोच में बड़ा बदलाव था। बीजेपी के साथ साथ कई सारे दल हिंदू सेंटिमेंट की परवाह करने लगे, लेकिन धारा 370 हटाने वाली और अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी से आगे निकल पाना इस मामले में तो मुश्किल था। इसीलिए मुस्लिम वोटों पर फोकस बना रहा। इस बार के चुनाव में यह इशू इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में घुमा फिराकर, दबा छुपाकर मुस्लिम अपीजमेंट की बात रखी। मोदी ने इसे पकड़ लिया, कांग्रेस ने डिनाई किया, तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह का वो बयान पब्लिक कर दिया जहां वो कहते हैं कि देश के आर्थिक संसाधनों पर मुसलमानों का हक सबसे पहला है। फिर कांग्रेस ने इसे भी घुमाया, कहा कि मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा वीडियो सामने आ गया, उसमें वो इसी बात को ज्यादा साफ तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो इस मामले में
अब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा। मोदी को करारा प्रहार करने का मौका मिला। मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस को डबल गेम खेलने के बजाय साफ साफ बात करनी चाहिए। या तो यह कहें कि देश सबका है, संसाधनों पर हक सबका है और वो मनमोहन सिंह बात से सहमत नहीं है, या फिर साफ साफ कहें हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए संसाधनों पर प्राथमिकता मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस को यह भी बताना पड़ेगा कि यह हक किसका हिस्सा काट कर दिया जाएगा। अब गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होगा, घुमा फिराकर बात करने का अब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दलितों और पिछड़ों के हक का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले, यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे। कांग्रेस को आरजेडी का पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने का खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक का असर आज बिहार की पोलिंग के दौरान भी दिखाई दिया। बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, उनमें ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोट की अच्छी खासी तादाद है। आज सीमांचल की किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के अलावा भागलपुर और बांका में करीब 55% वोटिंग हुई। कटिहार सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच है। दुलाल चंद गोस्वामी इस वक्त कटिहार से सांसद हैं। तारिक अनवर भी इस सीट पर पहले चुनाव जीत चुके हैं। किशनगंज में इस बार कांग्रेस के सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद का मुकाबला जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम से है। 2019 में किशनगंज इकलौती सीट थी जो महागठबंधन ने बिहार में जीती थी, लेकिन इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारकर समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आज वोटिंग के वक्त अख्तरुल ईमान ने कहा, मुसलमानों की बुरी हालत की जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है और मुसलमान ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं। इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो दोस्ती टूटी है, उसकी जड़ कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद में अगर इन्होंने मूर्तियां न बैठाई होती, न मस्जिद टूटती, न हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरका पैदा होता, न बीजेपी जैसे मुजरिम पार्टी को यहाँ आने का मौका मिलता। यही नहीं, हज़ारों मकामात पर जो फिरकावाना फसादात हुए हैं, मेरठ और मलियाना हंडन नदी के किनारे किसी हिंदू ने एक मुसलमान के सीने पे गोली नहीं मारी थी, कांग्रेस के पीएसी के नौजवानों ने मारी थी, है ना। तो लोगों को याद है मुसलमानों के थे उनका उनकी जो दोगली पॉलिसी है, इससे लोग वाकिफ हैं। अभी देखिए कि दिल्ली के बिल्कुल करीब है 100 किलोमीटर की दूरी पर मेवात में, जहाँ मुसलमानों के 1200 घर बुलडोजर से तोड़े गए,
लोगों को बेघर किया गया, मुसलमानों पर एक तरफा तौर पर जुल्म ढाया गया। कांग्रेस के शहजादे को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं मिली। 2500 किलोमीटर दूर जाकर के मणिपुर में वही शख्स दलितों के मसले पर जाकर रोता है। यकीनन ही अच्छा काम है, लेकिन मुसलमानों की लाशें क्यों नहीं रुलाती उनको? इसलिए उनके बारे में कहना, ये सारा कुछ जो किया धड़ा है ये कांग्रेस का, इससे लोगों को पता है। बिहार में आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहां वोटिंग टर्नआउट सिर्फ 55% रहा, जबकि पिछले इलेक्शन में यहां 63% से ज्यादा वोट पड़े थे। मुस्लिम इलाकों में कम वोटिंग टर्नआउट कांग्रेस और आरजेडी के लिए टेंशन की बात हो सकती है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी वोट डाले गए। यूपी के इस इलाके में भी मुस्लिम वोट जीत हार में बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन 8 सीटों पर भी पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा। अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 17% से 42% तक है, लेकिन इन सीटों पर वोटिंग टर्नआउट करीब 54% रहा। आज जब वोटिंग चल रही थी उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संभल में पब्लिक मीटिंग की। संभल सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी से है। संभल में योगी ने पहली बार गौकशी का मुद्दा उठाया। कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अब इस हद तक गिर गए हैं कि अब गौ माता की हत्या करके उसका मांस खाने की इजाजत देने की वकालत कर रहे हैं। योगी ने कहा जो गौ माता के दुश्मन हैं, जो भारत माता के जय का नारा लगाने में शर्म महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया जाए, यह सोचना जरूरी है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। आज अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है। इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस के एजेंडे को साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए अब लोगों को तय करना पड़ेगा कि क्या देश में शरिया कानून लागू होगा या देश संविधान से चलेगा। हालांकि विरोधी दलों के नेता बीजेपी की इन बातों का कोई जवाब नहीं देते। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, कोई इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। आज कासगंज की रैली में अखिलेश यादव ने कहा
2 फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी डर गई है, इसीलिए ये लोग चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक करवाए ताकि नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण न देना पड़े। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के नेता पीडीए से डर गए हैं, इसलिए अब परिवारवाद की बात कर रहे हैं। 10 साल में दिल्ली की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया, और अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला तो भविष्य तो है ही अंधकार में, लेकिन इन नौजवानों की शादी का भविष्य भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है, और गोदाम इतनी बड़ी बना ली कि हर दल के लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने। ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले लोग हमारे आपके पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। अगर कैंपेन के लिहाज से देखें तो यूपी में मोदी और योगी ने जबरदस्त कैंपेन किया है, रैलियां की हैं, लोगों में जोश दिखाई दिया है, भारी भीड़ दिखाई दी है। मोदी ने अपनी सरकार के 10 साल के काम भी गिनाए, योगी ने यूपी के लोगों से जुड़े इश्यूज उठाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, राशन की बात की, और अब आखिरी दौर में हिंदू और मुसलमान का सवाल भी आ गया। लेकिन अखिलेश यादव इस लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। एक तो उन्होंने कैंपेन देर से शुरू किया, वो जो इश्यूज उठा रहे हैं वो पुराने हैं, घिसे पिटे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश ये मानकर बैठे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और जनता बीजेपी से नाराज़ हो गई है, अब अपने आप उनके खिलाफ वोट दे देगी। कभी वो वोटर्स के कम टर्नआउट को अपनी जीत बताते हैं, तो कभी योगी और मोदी के एग्रेशन को उनकी निराशा करार देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी बातों से काम नहीं चलता। चुनाव में जनता के पास तो जाना ही पड़ता है, अपनी बात तो कहनी ही पड़ती है। हालांकि बंगाल में दूसरे राज्यों के मुकाबले वोटिंग टर्नआउट अच्छा रहा, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में 6% कम था। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों बालूरघाट, रायगंज और दार्जिलिंग में आज करीब 72% वोटिंग हुई। 2019 में ये तीनों सीटें बीजेपी ने भारी मार्जिन से जीती थी। बीजेपी ने इस बार बालूरघाट से सिटिंग एमपी और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के बिप्लब मित्रा से है। दार्जिलिंग से पिछली बार जीते राजू बिष्टा फिर मैदान में हैं। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के गोपाल लामा से है। लेकिन राजू बिष्टा के लिए असली चुनौती उनकी ही पार्टी के एमएलए विष्णु प्रसाद शर्मा बन गए हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा राजू बिष्टा को टिकट मिलने से नाराज थे और अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। इस ट्रायंगुलर फाइट में तृणमूल कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बंगाल में आज रायगंज सीट पर वोटिंग हुई। रायगंज से बीजेपी ने सिटिंग एमपी देबोश्री चौधरी के बजाय कार्तिक पॉल को टिकट दिया है। ममता बनर्जी ने कृष्ण कल्याणी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के टिकट पर रायगंज से अली इमरान रम्ज मैदान में है। क्योंकि पिछले चुनाव में तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसीलिए इस बार ममता बनर्जी इन तीनों सीटों पर जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कई रैलियां की, रोड शोज किए और अच्छी बात यह रही कि बालूरघाट में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच छोटी मोटी झड़प के अलावा बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आज ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी लोगों को भड़काने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बंगाल के लोग आग लगाने वालों को पैर नहीं जमाने देंगे। বাংলায় এই তিনটে পার্টি এক হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পেছনে লাগে আর সারাক্ষণ গালাগালি দিয়ে বেড়ায়।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल में थे। मोदी ने नॉर्थ मालदा में रोड शो किया और इसके बाद मालदा में पब्लिक मीटिंग की। तीसरे फेज में बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से नॉर्थ मालदा, साउथ मालदा के अलावा जंगीपुर और मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट शामिल है। मालदा की रैली में मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। मोदी ने कहा, ममता वोट के चक्कर में घुसपैठियों को देश में परमानेंटली बसाने का इंतजाम कर रही है, जबकि बांग्लादेश से जान बचाकर आए दलित और पिछड़े हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस इससे 2 कदम आगे का सोच रही है। कांग्रेस तो हमारे देश के लोगों की संपत्ति छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को बांटने की प्लानिंग कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस भले ही बंगाल में एक दूसरे से लड़ने का दिखावा करती हैं, लेकिन सच तो है कि ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और इनके बीच का सबसे बड़ा चुंबक तुष्टीकरण है। इसके बाद मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं की बात की। कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को उन पर तरस नहीं आया। वोट के चक्कर में वो अपराधियों को बचाने में लगी रही। माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बंगाल में संदेश खाली का इशू तब जोर पकड़ा था जब ईडी की टीम पर हमला हुआ था। आज इसी सिलसिले में सीबीआई ने छापेमारी की, जिसमें कई विदेशी हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। आज सुबह ही सीबीआई की टीम संदेश खाली पहुंची थी। सीबीआई के अफसरों के साथ एनएसजी के हथियारबंद कमांडोज भी थे। उन घरों की तलाशी ली गई जहां हथियार छुपाए जाने की आशंका थी। सीबीआई की टीम को 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस की सरकारी पिस्टल, 1 विदेशी पिस्टल और अलग अलग बोर के 350 से ज्यादा कारतूस मिले। ये हथियार संदेश खाली के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के लीडर शाहजहां शेख के करीबी लोगों के ठिकानों से बरामद हुए हैं। सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा देसी बम बनाने का कुछ सामान भी छापेमारी में मिला। इसी साल जनवरी में जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के यहां छापेमारी के लिए पहुंची थी तो उस पर हमला हुआ था। इसका इल्जाम शाहजहां शेख पर लगा था। ईडी की शिकायत पर बंगाल पुलिस ने मामले की जांच की थी। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कलकत्ता हाईकोर्ट की परमिशन के बाद सीबीआई ने आज संदेश खाली में छापे मारे। दूसरी तरफ इसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि सब कुछ सामने आने के बाद भी ममता बनर्जी संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस केस की जांच सीबीआई करे। संदेश खाली में शाहजहां शेख के गुंडों का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन गरीब परिवारों ने शेख और उसके गुंडों के खिलाफ शिकायतें की थी वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 महीने से इस इलाके के ज्यादातर मर्द रात को खेतों में जाकर सोते हैं। महिलाएं रात में घरों के दरवाजे अंदर से लॉक करके सोती हैं। सबको डर लगता है कि कहीं रात के वक्त शाहजहां शेख के गुंडे ना आ जाएं। हालांकि इस इलाके में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन ये सेंट्रल फोर्सेस सिर्फ दिन में दिखाई देती हैं।
इस इलाके के लोगों का कहना है कि गुंडे लोकल पुलिस की मदद से रात को आते हैं और कभी भी बदला ले सकते हैं। संदेश खाली बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता है। यहां पोलिंग आखिरी फेज में 1 जून को होनी है और लगता है तब तक यहां के लोगों को डर के साए में जीना पड़ेगा। अब बात मध्य प्रदेश की। यहां 6 सीटों पर करीब 56% पोलिंग हुई। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद सीटों पर आज वोटिंग हुई। खजुराहो की सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की यह अकेली सीट थी जहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए ये छोड़ दी थी। अखिलेश ने यहां 2 बार उम्मीदवार बदला, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का पर्चा खारिज हो गया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन आज पोलिंग के दौरान इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। खजुराहो से मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और यहां मुकाबला एक तरफा हो गया है। आज अमित शाह ने मध्य प्रदेश में रैली की। पहली रैली गुना में हुई, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, और इसके बाद अमित शाह रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ से दिग्विजय सिंह 35 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अमित शाह ने रायगढ़ में दिग्विजय सिंह पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था और अब आतंकवादियों के पैरोकार बन गए हैं। अमित शाह ने रायगढ़ के लोगों से कहा, अब वक्त आ गया कि जब दिग्विजय सिंह को राजनीति से परमानेंटली रिटायर कर दिया जाए और विदाई भी ऐसी हो कि दिग्विजय सिंह दोबारा रायगढ़ आने की न सोचें। कि दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते, मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद। आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपने बेटे को जिताने में कामयाब हुए थे। इस बार चर्चा है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ खतरे में है। दिग्विजय सिंह बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे, लेकिन आज जिस तरह का माहौल दिखा उससे दिग्विजय को काफी टेंशन होगी, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह हारे तो वाकई में राजनीति से उनका रिटायरमेंट तय हो जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक नाराज नेता को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कह दिया कि वो पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया। असल में नसीम खान मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं,
लेकिन कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को टिकट दे दिया। नसीम खान कह रहे हैं कि पार्टी ने उनसे कहा था इस सीट से उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन आखिरी मौके पर टिकट किसी और को दे दिया, ये ठीक नहीं है। नसीम खान ने कहा महाविकास अघाड़ी के नेता मुसलमानों का सपोर्ट तो चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक सीट पर भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो वो किस मुंह से मुसलमानों से वोट की अपील करें। आज लोगों को नाराजगी है। महाविकास अघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट पे चुनाव लड़ रही है और अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय समाज का एक भी प्रतिनिधित्व पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिया गया है। इसको लेके थोड़ी नाराजगी जरूर है और लोगों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं। और जहां तक सवाल मेरे लड़ने का है, तो मुझे पार्टी ने ही 2 महीने पहले से कहा था कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना है नॉर्थ सेंट्रल से। तो मैंने टिकट मांगी भी नहीं थी और मुझे ही बार बार कहा गया था कि आपको यहाँ पे तैयार रहना है और आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये सीट 6.5 लाख यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज है, 2 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय हैं, 8.5 लाख का समीकरण है, तो आप ही को चुनाव यहाँ से लड़ना है। और प्रदेश कांग्रेस ने रेजोल्यूशन किया था, मुंबई कांग्रेस ने खुद रेजोल्यूशन किया था कि यहाँ से मुझे लड़ना है। अब अचानक कल उम्मीदवार यहाँ पे घोषित हुआ है, उसको लेके महाराष्ट्र में थोड़ा उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक संगठन जो हैं, मुस्लिम संगठन है, उनमें नाराजगी जरूर है। और मैं भी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर है कि 48 में से एक भी सीट क्यों नहीं। नसीम खान की प्रॉब्लम समझी जा सकती है। दरअसल मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से जिन वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया गया है, वो मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन की वजह से ये सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास चली गई। इससे नाराज होकर वर्षा गायकवाड़ घर बैठ गई। वर्षा को मनाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से टिकट दे दिया। वर्षा तो मान गई, लेकिन नसीम खान रूठ गए। अब नसीम खान को देने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, इसलिए वो घर बैठेंगे या फिर बाबा सिद्दीकी की तरह किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे।